Hello everyone, welcome to my YouTube channel Conan Academy. Last class we discuss about कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख करके डिज़ाइनिंग करना पड़ता है आरसीसी की। इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया था आपको। उसके बाद मैंने देखा था पीसीसी का मतलब क्या होता है, आरसीसी का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से फिर मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया था, फिर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया था। इतना जानकारी आपको लास्ट क्लास में मैंने दिया था। आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुरू का जो टॉपिक होगा हमारे पास वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा। उसके बाद फिर मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, क्योंकि वही मेरा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आज का। तो क्या मतलब होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का। कंप्रेसिव को छोड़ो, कंक्रीट को छोड़ो, हम समझते हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमें पता है इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोड को रजिस्ट करने का कितना एबिलिटी है हमारे मटेरियल के पास, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट दी ग्रेजुअल लोडिंग, इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ग्रेजुअल लोड को रजिस्ट करने की कितनी एबिलिटी है हमारे मटेरियल के पास, उस एबिलिटी को बोला जाता है स्ट्रेंथ। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज का स्ट्रेंथ, तो यहां पे लिखा हुआ कंक्रीट का स्ट्रेंथ। क्लियर है, तो ये किसका स्ट्रेंथ हो गया, कंक्रीट का स्ट्रेंथ। कौन सा स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेचर क्या होगा ग्रेजुअल लोडिंग का, ग्रेजुअल लोड तो अप्लाई करेंगे हम, तो ग्रेजुअल लोड को अप्लाई करने का जो नेचर होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो कंप्रेसिव ग्रेजुअल लोड के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है हमारा मटेरियल, वो कहलाता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये तो बेसिक पॉइंट निकल के आ गया हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, कि क्या मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कंक्रीट का। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्योंकि हम कंक्रीट के स्ट्रेंथ यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हैं बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी। कंक्रीट के जो बाकी प्रॉपर्टी है जैसे कि इम्परमेबिलिटी है, शियर स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इन सारे स्ट्रेंथ को हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि कंक्रीट के बाकी प्रॉपर्टी को भी हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ। क्लियर है, और वो रिलेशन बताने का हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है, जैसे कि टेबुलर फॉर्म है, कर्व फॉर्म है, और एक हमारे पास है मैथमेटिकल फॉर्म। जिस मर्जी से बताना चाहे हम बता सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट में और कंक्रीट के बाकी प्रॉपर्टी जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इम्परमेबिलिटी है, तो इनका रिलेशन को बताया गया है आईएस कोड में डायरेक्टली। क्लियर है यहाँ तक, तो नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने का। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने का क्या प्रोसीजर होगा, अब हम उसकी बात करते हैं। तो पहला जो प्रोसीजर है हमारे पास, पहला जो स्टेप होगा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो ये करना है आपको कि कंक्रीट, जिस भी कंक्रीट का आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए उस कंक्रीट का सिंबल को लेना है और एक मोल्ड पे रख देना है। मोल्ड आपका कोई सा भी हो सकता है, क्यूबिकल मोल्ड भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल मोल्ड भी हो सकता है। क्यूबिकल मोल्ड होगा 150 mm का, और सिलिंड्रिकल मोल्ड होगा हमारे पास लेंथ टू डाया रेशियो रखा जाता है इसमें 2, यानी कि लेंथ का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 30 सेंटीमीटर होगा और डाया का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ टू डाया रेशियो कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। तो क्यूबिकल मोल्ड लेना है तो 150 मिलीमीटर का लेना है, और अगर सिलिंड्रिकल मोल्ड लेना है तो 100 लेंथ टू डाया रेशियो कितना होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, हमारा कोड ये बोलता है कि आप क्यूब मोल्ड को यूज करो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो हम क्यूब लेके चलते हैं। क्लियर है, आप कुछ भी लेके चल सकते हो, जैसे कि क्यूब को भी यूज कर सकते हो, सिलिंड्रिकल को भी यूज कर सकते हो। दोनों का डायमीटर या डायमेंशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारा कोड बोलता है कि क्यूबिकल मोल्ड को यूज करना है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो पहला पॉइंट तो, दूसरा पॉइंट तो हमारे पास ये निकल के आया। अब हम उस कंक्रीट के सैंपल को मोल्ड में फिल कर दिए 3 लेयर में, है ना। 3 लेयर में क्या किए, उसको फिल किए कंक्रीट के सैंपल को, जिस भी कंक्रीट का आपको टेस्टिंग करना है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। मोल्ड को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, मोल्ड बन गया, उसके बाद आपको उसको पानी में इमर्ज कर देना है। किसके लिए, क्यूरिंग के लिए। और क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ते हो बीएमसी में, जिसे कि जो पानी हमने मिला रखा है हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए सीमेंट के अंदर, यानी कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, कंक्रीट जब बन रहा था, कंक्रीट की कास्टिंग की जा रही थी, तब उस टाइम जो हमने पानी मिलाया था वो पानी लॉस ना हो जाए, कंप्लीट हाइड्रेशन हो, यानी कि वो पानी को लॉस होने से रोकने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूरिंग बोल देते हैं। इसीलिए उसको कास्टिंग होने के बाद, मोल्ड बनने के बाद हम उसे क्या करेंगे, क्यूरिंग करने के लिए पानी में इमर्ज कर देंगे।
कब तक? जब तक का आपको स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे कि सपोज आपको 3 दिन का स्ट्रेंथ चाहिए तो 3 दिन के बाद उसे बाहर निकालेंगे। सपोज आपको 7 दिन का स्ट्रेंथ चाहिए तो 7 दिन के बाद उसे बाहर निकालेंगे। सपोज आपको 28 दिन का स्ट्रेंथ चाहिए तो आप 28 दिन के बाद उसे बाहर निकालोगे। तो जिस भी एज में आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस एज में उसे पानी से बाहर निकाला जाएगा और उसे यूटीएम मशीन में डाल दिया जाएगा। यूटीएम मशीन बोले तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? नेक्स्ट आईएस कोड हमें यह बोलता है कि आपको अगर रिजल्ट निकालना हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि निकालना हो, तो आपको एटलीस्ट 3 स्पेसिमेन लेने होंगे। तो 3 स्पेसिमेन का जो भी एवरेज वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कहने का मतलब यह है कि एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन हो गए हमारे पास? एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन हो गए और जो तीनों का एवरेज निकल के आएगा वही हमारा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो भी तीनों स्पेसिमेन का रिजल्ट निकल के आया वो लाई करना चाहिए ±15% ऑफ द एवरेज रिजल्ट से। अगर इन तीनों के बीच में ±15% ऑफ द एवरेज के बीच में अगर लाई कर गया तो हम बोलेंगे कि ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। कौन सा रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट नहीं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला रिजल्ट नहीं है, स्पेसिमेन हमारा एक्सेप्टेबल है। क्लियर है यहां तक? इसको हम और डिटेल में भी समझेंगे। क्लियर है? तो जो भी अभी तक डिस्कस किया गया है उससे पहले तो मैं रिपोर्ट कर देता हूं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रजिस्ट ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड। क्लियर है? पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट एंड अदर प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी आर बीइंग रिलेटेड टू इट ओनली। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम इसको बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी जैसे कि शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं? इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन स्टैंडर्ड क्यूब। क्यूब का साइज क्या होनी चाहिए? 150 mm होनी चाहिए और सेंटर का साइज क्या होनी चाहिए? लेंथ टू डाया रेशियो रखा जाता है 2, यानी कि लेंथ का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और डायमीटर का वैल्यू कितना होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? यूटीएम में रख देंगे टेस्टिंग के लिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द टेस्ट स्पेसिमेन इज जनरली एट द एज ऑफ 3, 7 एंड 28 डेज। तो जो टेस्ट किया जाता है वो कितने एज पे किया जाता है? 3 दिन पे, 7 दिन पे और 28वां दिन पे किया जाता है टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्यूब इज ऑलवेज टेस्टेड ऑन साइड दैट इज फेस इन टच विथ मोल्ड। अब क्या मतलब होता है ये फेस इन टच विथ मोल्ड का? तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है हमारे पास कि क्यूब का टेस्ट आप टेस्ट करोगे उस साइड पे जो साइड आपका टच है मोल्ड से। क्लियर है? तो लेट अस सपोज यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बना कर दिखाया हूँ। पहला डायग्राम में क्या है? ये हमारे पास मोल्ड है जिसमें हमें कंक्रीट को फिल करना है। ठीक है? तो जब मोल्ड में कंक्रीट को फिल किया जाता है ना, 3 लेयर में, वो तो कहानी बता दिया मैंने आपको अलग से। तो जब भी मोल्ड में कंक्रीट को फिल किया जाता है तो उसका टॉप सरफेस पे कैपिंग की जाती है। और कैपिंग किसके हेल्प से करते हैं? हम नीट सीमेंट की एक पेस्ट लगा देते हैं। क्लियर है? तो कैपिंग का मतलब क्या होता है? पेस्ट ऑफ नीट सीमेंट। इसका थिकनेस क्या होनी चाहिए? 1 to 3 मिलीमीटर इसका थिकनेस होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब भी मोल्ड में कंक्रीट को फिल किया जाता है तो टॉप सरफेस पे हम क्या कर देते हैं? कैपिंग कर देते हैं। किससे? सीमेंट की एक पेस्ट लगा देते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट ये हमें बोल रहा है कि आप जो लोड अप्लाई करोगे वो इस फेस पे नहीं अप्लाई करोगे। ये फेस हमारा टच नहीं है किससे? मोल्ड से। तो जो फेस टच है मोल्ड से, जैसे कि 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, 3 के ऑपोजिट आपको दिखेगा 5, 2 के ऑपोजिट आपको दिखेगा 4, तो बाकी जितने भी फेस बचे जो टच है मोल्ड से, उसी फेस पे आपको क्या करना है? लोड अप्लाई करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे लोड अप्लाई करके दिखाया है 2 फेस पे। क्लियर है? आप चाहो तो 3 फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, 4 पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन उस फेस पे आपको लोड अप्लाई नहीं करना है जो मोल्ड से टच में नहीं है, यानी कि वो फेस 1 हमारा किसके कॉन्टैक्ट में है? एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है। क्लियर है? तो इसको रोटेट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। तो कैपिंग की गई है फेस 1 में, तो ये फेस घूम गया और हम लोड अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं? फेस 2 में कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? जो रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड होगा हमारे पास वो कितना होगा? 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। तो लोड जो अप्लाई किया जाएगा वो कितने रेट से अप्लाई किया जाएगा? 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से। तो एरिया तो हमें पता है 150 mm इंटू 150 mm, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो उतना लोड अप्लाई करेंगे हम पर मिनट। 1 मिनट में हम उतना लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अप्लाई करना है कितना? ग्रेजुअली।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास कि जब भी हम इस मोल्ड को यूटीएम में रखेंगे टेस्टिंग के लिए, लोड अप्लाई करने के लिए, तो ऊपर और नीचे स्टील प्लेट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वो लोड यूनिफॉर्म हो जाए, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे सरफेस पे। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को यूनिफॉर्म लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, लोड को अप्लाई करते जाना है कब तक? तब तक हमारा कंक्रीट फेल नहीं कर जाए। जिस लोड पे आके वो फेल कर गया, लोड अप्लाई करना बंद। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा उससे डिवाइड करेंगे एरिया से, निकल के आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिंग। कैपिंग क्यों किए हम लोग? जब भी आप मोल्ड में फिल करोगे कंक्रीट को, कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से, तो कभी भी जो टॉप सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, इरेगुलरिटीज रहेगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। तो इरेगुलरिटी के चलते हम क्या करते हैं, उसमें एक कैपिंग कर देते हैं, वो सीमेंट पेस्ट की एक लेयर लगा देते हैं ऊपर में। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि अब उसमें अलग मटेरियल आ गया। क्या मटेरियल आ गया? अलग मटेरियल आ गया। ठीक है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ भी अलग होगा। और आईएस कोड हमें ये बोलता है कि जो आप कैपिंग किए हो जिस भी मटेरियल से, लेट अस सपोज सीमेंट के पेस्ट से, तो सीमेंट के पेस्ट से जब हम कैपिंग किए हैं तो जो सीमेंट का स्ट्रेंथ होगा वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ये आईएस कोड बोलता है। तो हम इसकी स्ट्रेंथ क्या रखेंगे? ज़्यादा रखेंगे। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम मोल्ड में कंक्रीट को फिल किए हैं तो उसके ऊपर क्या किया हम लोग? कैपिंग किए, यानी कि अदर मटेरियल आ गया। ठीक है, तो अब इसके फेस के इस फेस पर अगर हम लोड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी निकल के आ जाएगा। इसीलिए बोलता है कि आपको टेस्ट उस फेस पर करना है जो फेस आपका टच है मोल्ड के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बस आ रहा है, खा निकल। ओके, तो क्या मैंने बोला? रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इन दिस इज केप्ट टू 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हर मिनट आपको कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा? 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 40 न्यूटन 60, तो जितना भी वैल्यू आएगा उतना आपको हर मिनट लोड को अप्लाई करना होगा। ये रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड है हमारे पास। ठीक है, ओके, तो रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या होनी चाहिए? 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हर मिनट आप कितना लोड अप्लाई करोगे? 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक कब तक अप्लाई करना है? तब तक हमारा मटेरियल फेल ना कर जाए। क्लियर है? उस तरीके से क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज एक्सप्रेस्ड इज नियरेस्ट टू 0.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो भी स्ट्रेंथ का वैल्यू निकल के आएगा क्यूब का, उसका रिजल्ट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? कैसे एक्सप्रेस करोगे? 0.5 के नियरेस्ट एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, जैसे कि सपोज आपने टेस्ट परफॉर्म किया और स्ट्रेंथ का जो वैल्यू निकल के आया, लेट अस सपोज 27.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आया। तो हम 27.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, हम कितना बोलेंगे? हम बोलेंगे नियरेस्ट 0.5। तो कहने का मतलब यह है कि 27.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारे पास? टू रिपोर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन। तो जो भी 3 स्पेसिमेन का एवरेज निकल के आएगा वही क्या होगा? हमारा सैंपल का रिजल्ट होगा। क्लियर है? आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है मस्ट बी टेकन सच दैट इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज। जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले, क्या बताया था कि जो भी इंडिविजुअल वेरिएशन होगा वो ±15% ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 3 स्पेसिमेन है ना, एक सैंपल हुआ, एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन? 3 स्पेसिमेन। तो 3 स्पेसिमेन का रिजल्ट निकल के आया, लेट अस सपोज 25, लेट अस सपोज 27, लेट अस सपोज 29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना है। तो लेट अस सपोज हमारे पास 3 स्पेसिमेन का रिजल्ट निकल के आया है 25, 27 और 29। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज मतलब कि ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो जो भी एवरेज वैल्यू निकल के आया, लेट अस सपोज आया x। ठीक है, प्लस भी करना है और हमें माइनस भी करना है 15% को। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 0.85 इंटू एक्स, और एक वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 1.15 इंटू एक्स। प्लस भी कर दिया और हम माइनस भी कर दिए 15% को। ठीक है, ऐड भी करना है और हमें सब्सट्रैक्ट भी करना है।
ठीक है। तो इसका वैल्यू जो 0.85x है, इसका वैल्यू निकल के आया लेट सपोज a, और इसका वैल्यू लेट सपोज निकल के आया हमारे पास b। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन है, जैसे कि ये 25, तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। उसी तरीके से 27 भी किसके बीच में लाई करनी चाहिए, a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। उसी तरीके से 29 भी किसके बीच में लाई करनी चाहिए, a और b के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर a और b के बीच में लाई करेगा तब हम बोलेंगे ये सैंपल हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल है। रिजल्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये नहीं बताया हूं मैं सिर्फ ये बोला हूं कि हमारा सैंपल एक्सेप्टेबल है। इस सैंपल को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, अभी मैंने आपको ये बताया कि लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी स्टील दे देते हैं, है ना, ताकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। क्लियर है? लेकिन स्टील देने से एक दिक्कत आ जाता है। वो दिक्कत क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्यूब है जिसे हमें टेस्ट करना है ना, क्यूब। इसके टॉप पे और बॉटम पे क्या करते हैं, हम स्टील दे देते हैं, स्टील दे देते हैं। ये रहा है स्टील प्लेट, स्टील प्लेट, स्टील प्लेट। और लोड को अप्लाई किए हम कुछ इस तरीके से, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं, लोड P। क्लियर है? अब इससे दिक्कत आता है एक स्टील से, क्या दिक्कत आता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे एक साथ चलिएगा, मेरे हर एक पॉइंट को पकड़ करके चलिएगा, तभी समझ में आएगा। कुछ भी एक पॉइंट अगर छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा सीधा। ठीक है ना? इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, लोड अप्लाई किया मैंने P। जैसे ही मैं लोड अप्लाई किया P, वैसे ही ड्यू टू पॉइजनस इफेक्ट के कारण क्या होगा, दोनों मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो ड्यू टू पॉइजनस इफेक्ट क्या डेवलप हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और साथ ही साथ लेटरल डायरेक्शन में भी। किसके कारण, ड्यू टू पॉइजनस इफेक्ट। क्लियर है? पॉइजनस इफेक्ट के कारण क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल डायरेक्शन में भी क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। और इसी के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, पॉइजनस रेशियो बोल देते हैं। ये आप पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है? इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले कहा जाता है आरसीसी से, ताकि ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको आपके ध्यान में रहे, है ना। ओके, हमें पता है कि स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा निकल के आता है किससे, कंक्रीट के स्ट्रेंथ से। क्लियर है? स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, कंक्रीट के स्ट्रेंथ से। अगर मैं ये लोड अप्लाई करूं, यानी कि लोड P अप्लाई करूं स्टील में अलग और कंक्रीट में अलग, तब स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या निकल जाएगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास स्टील, और ये है हमारे पास कंक्रीट। इसमें भी लोड P अप्लाई किया और इसमें भी लोड P अप्लाई किया, है ना। कंक्रीट, लोड P। हमने बताया कि स्टील का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं यहां से S से। ठीक है? इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, कंक्रीट के स्ट्रेंथ से, कंक्रीट के स्ट्रेंथ से। ठीक है? तो जब मैंने यहां पे लोड P अप्लाई किया, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसका स्ट्रेन का वैल्यू यानी कि एलोंगेशन का वैल्यू कंक्रीट से ज्यादा निकल जाएगा या कम निकल जाएगा, कम निकल के आएगा, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। किससे, कंक्रीट से। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। किससे कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। ठीक है? तो स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो कंक्रीट का जो स्ट्रेन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। किससे, स्टील से, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ क्या है, कम है। यहां तक क्लियर है? अगला स्टेप में चलते हैं। अब देखो, मैंने यहां पे लोड अप्लाई किया P, किस में, स्टील भी है हमारे पास और कंक्रीट भी है। स्टील और कंक्रीट आपस में कांटेक्ट में है। स्टील और कंक्रीट क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। तो जब ये कांटेक्ट में है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक कंपोजिट मटेरियल के तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे दो मटेरियल है, स्टील है और ये कंक्रीट है ना। लेकिन इसको हम साथ में रखे हैं, जो हम यूटीएम में रखेंगे, है ना। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की तरह बिहेव करेगा, एक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा।
क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे लोड P अप्लाई किया, जब मैंने यहाँ पे लोड P अप्लाई किया, तो जो कंक्रीट में स्ट्रेन निकल के आएगा वो तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको कंक्रीट में स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ये ज़्यादा एलोंगेट होने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये स्टील इसके कॉन्टेक्ट में है, तो ये स्टील को भी क्या करेगा, साथ में ले जाने की कोशिश करेगा, ये इसको भी साथ में एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? क्योंकि स्टील के पास स्ट्रेन कम है ना, इसको कम एलोंगेट होना है, इसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे बताया आपको स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, इसका कम निकल के आएगा। स्ट्रेंथ क्या है, इसके पास ज़्यादा है ना। तो क्योंकि इसके पास स्ट्रेन कम है, तो ये कंक्रीट को एलोंगेट होने से रोकेगा। क्लियर है? कंक्रीट क्या करेगा, इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा, और स्टील क्या करेगा, इसको एलोंगेट होने से रोकेगा। अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि दोनों में जो स्ट्रेन का वैल्यू निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। क्लियर है? तो दोनों में जो वैल्यू निकल के आएगा, स्ट्रेन का वैल्यू निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, स्टील में भी और कंक्रीट में भी सेम निकल के आएगा। लेकिन अब जो वैल्यू स्ट्रेन का निकल के आया है इस कंपोजिट मटेरियल का, वो कंक्रीट से क्या है, ज्यादा है, सॉरी, कंक्रीट से क्या है, कम है, लेकिन स्टील से क्या है, ज्यादा है। यानी इस दोनों के बीच में कुछ वैल्यू निकल के आएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू होगा। क्लियर है यहां तक? तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर मैं इस स्टील को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस स्टील को यहां से हटा दूं, तो हटाने से क्या होगा, मैं लोड P अप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कंक्रीट पे। लेट अस सपोज P लोड अप्लाई किया, लेट अस सपोज P इज इक्वल टू x यूनिट्स। x यूनिट से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली कंक्रीट में। क्लियर है? तो जब हम डायरेक्टली कंक्रीट में लोड अप्लाई किए, दैट इज x, तो हमारा कंक्रीट क्या कर गया, फेल कर गया। कंक्रीट क्या कर गया, कंक्रीट क्या कर गया, फेल कर गया। क्लियर है? जब कंक्रीट फेल हो रहा है लोड x पे, तब स्ट्रेन का वैल्यू कंक्रीट में कितना है, लेट अस सपोज स्ट्रेन का वैल्यू है a। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि अगर इस कंक्रीट को फेल होना होगा तो हमें कितना स्ट्रेन चाहिए, a स्ट्रेन चाहिए, तभी जाकर के ये कंक्रीट क्या करेगा, फेल करेगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सिर्फ कंक्रीट की बात किए, अब हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल केस है। हमारा केस क्या है, स्टील भी है साथ में और कंक्रीट भी है। ठीक है? अब हम लोड P अप्लाई किए, P इज इक्वल टू लेट अस सपोज x, P इज इक्वल टू x। तो स्ट्रेन का वैल्यू जो निकल के आएगा कंक्रीट में, स्ट्रेन का वैल्यू जो कंक्रीट में निकल के आएगा, क्योंकि स्टील क्या करेगा, इसको रोकेगा, एलोंगेट होने से रोकेगा, जो मैंने अभी बताया इससे पहले, है ना, इसको क्या करेगा, एलोंगेट होने से रोकेगा। तो जो हम लोड सपोज अप्लाई किए P इज इक्वल टू x, तो लोड x पे स्ट्रेन का वैल्यू कितना निकल के आएगा, a से क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा, और वो कम वैल्यू निकल के आएगा, लेट सपोज y। क्लियर है? क्योंकि अब आ गया है स्टील भी, स्टील क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो जो कंक्रीट से का जो स्ट्रेन निकल के आया था a, है ना, उससे क्या होगा, कम होगा, लेकिन स्टील के, सिर्फ स्टील का बात करूं तो मैं, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू, वही इंटरमीडिएट वैल्यू है वो हमारे पास y। क्लियर है? और ये y का वैल्यू a से क्या है, कम है। क्लियर है? तो अब जब स्ट्रेन का वैल्यू y है, तो क्या कंक्रीट फेल करेगा, नहीं करेगा। हमने अभी बताया कि कंक्रीट को अगर फेल होना होगा तो हमें कितना स्ट्रेन चाहिए, हमें a स्ट्रेन चाहिए, a स्ट्रेन चाहिए, तभी कंक्रीट हमारा फेल करेगा। क्लियर है? अब हमें a स्ट्रेन लाना है ना, हम तो साथ में लेकर चलना है हमको, क्योंकि लोड का यूनिफॉर्म भी बनाना है ना। तो अगर हमें a स्ट्रेन चाहिए तो हमें लोड को बढ़ाना पड़ेगा x से, या घटाना पड़ेगा, लोड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी a स्ट्रेन आएगा, और जब a स्ट्रेन आएगा तो कंक्रीट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्लियर है? हमें लोड को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। स्टील के कारण क्या करना पड़ा, हमें लोड को बढ़ाना पड़ा, तब जाकर के ये फेल हुआ। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि स्टील जो है, कहने का मतलब ये है कि जो स्टील है उसने क्या किया, कंक्रीट के फेल्यूर को रोक दिया। जिस टाइम फेल होना था कंक्रीट को, उस टाइम फेल नहीं हुआ, क्योंकि स्टील हम दे दिए हैं, और स्टील का क्या होता है, स्ट्रेन का वैल्यू कम निकल के आता है, वो इसको फेल्यूर को क्या कर दिया, स्ट्रेन का वैल्यू को घटा दिया, कम कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि स्टील ने क्या कर दिया, कंक्रीट को फेल होने से रोक दिया। क्लियर है यहां तक?
तो जब जिस टाइम फेल्यूर होना था उस टाइम फेल्यूर नहीं हुआ, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ से, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें लोड को बढ़ाना पड़ा। ये डायग्राम में इतना लेक्चर इसलिए दिया हूँ क्योंकि आगे मुझे एक डाटा बताना है, वो डाटा तब समझ में आएगा जब ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो कहानी था हमारे पास वो 150 मिलीमीटर क्यूब का कहानी था। किसका कहानी था, 150 क्यूब का कहानी था ये। ठीक है, स्टील ने क्या कर दिया, कंक्रीट के फेल होने से क्या किया, रोका, है ना। तो ड्यू टू रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट, ये रहा रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट। और रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो स्टील से स्टार्ट होगा हमारे पास और धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। यहाँ स्टार्ट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ, जो रिजल्ट था हमारे पास वो रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट से क्या हो गया, ज़्यादा निकल के आ गया। क्लियर है। अब 150 मिलीमीटर क्यूब से हम क्या किए, बड़ा कर दिए इसको, इसका साइज को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, है ना। लेट सपोज कर दिए 200 मिलीमीटर, क्या कर दिए, 200 मिलीमीटर। लेट सपोज 200 मिलीमीटर कर दिए, साइज को क्या कर दिए, हम बढ़ा दिए, यानी कि 200 मिलीमीटर कर दिए। तो ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट, तो क्योंकि स्टील है, स्टील के रहने के कारण क्या है, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट अब भी है। रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या है, अब भी है। स्टील पे दिखाई देते हैं, ये रहा स्टील, ये रहा स्टील, है ना। क्योंकि स्टील है, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट अब भी है, लेकिन रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे मैं साइज को बढ़ा दिया वैसे वैसे रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। अगर रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम हो गया, है ना, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम हो गया, तो जो वैल्यू अब निकल के आएगा, जो रिजल्ट अब निकल के आएगा, वो एक्चुअल के ज़्यादा होगा या कम होगा, वो एक्चुअल के ज़्यादा होगा अब भी, क्योंकि अब भी स्टील है, अब भी रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट हो रहा है ना। तो अब भी रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट हो रहा है, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, वो एक्चुअल के ज़्यादा अब भी निकल के आएगा, लेकिन वो अब एक्चुअल के ज़्यादा पास निकल के आएगा, क्योंकि रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो हम कंपेयर करें अगर 150 मिलीमीटर क्यूब को, है ना, तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे कम निकल के आएगा हमारा रिजल्ट 200 मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल के ज़्यादा निकल के आएगा, और इससे क्या होगा, कम निकल के आएगा, यानी कि एक्चुअल के उतना ही पास चले गए हम। ठीक है, अगर हम साइज को घटा दे, 150 से कम कर दे, जैसे सपोज 100 मिलीमीटर कर दे, तो क्या होगा, रेस्ट्रेनिंग और ज़्यादा मिलेगा आपको, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट और ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक्चुअल के और ज़्यादा निकल के आएगा, बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। क्लियर है। तो घटाने से क्या होगा और बढ़ाने से क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको एक डाटा देना है, वो डाटा की बात करेंगे अब हम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस टेस्ट आर कंपैरेटिवली मोर देन एक्चुअल। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो एक्चुअल से ज़्यादा निकल के आएगा, किसके कारण, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील के कारण। ठीक है, तो वही बोल रहा है, ड्यू टू दी रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील प्लेट ऑन कंक्रीट स्पेसिमेन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑल्सो इफेक्ट द क्यूब एंड प्रिज्मेटल स्ट्रेंथ। क्यूब और प्रिज्मेटल स्ट्रेंथ पर भी इफेक्ट कर जाता है ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट। किस तरीके से देखते हैं, टेबल के फॉर्म में, है ना। तो पहला क्या, क्यूब साइज है ना, 100 है, 150 है, 200 है और 300 है। ठीक है, तो हमें बताना है 150 मिलीमीटर क्यूब, हमें स्ट्रेंथ बताना है 150 मिलीमीटर क्यूब के स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 150 मिलीमीटर खुद ही है, तो उसका स्ट्रेंथ फैक्टर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम क्यूब के साइज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा था, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा था, है ना। मतलब हम एक्चुअल के पास चले जा रहे थे, लेकिन 150 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में क्या था, वैल्यू कम हो जा रहा था। तो जो वैल्यू निकल के आएगा क्या, कम निकल के आएगा। 200 पे गए तो 0.95 निकल के आया, 300 में गए तो 0.82 निकल के आया। तो ये डायरेक्ट IGS कोड का टेबल है ना, तो इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। उसी तरीके से अगर 150 मिलीमीटर से हम अगर कम कर दें तो एक्चुअल ज़्यादा तो अब भी है, लेकिन 150 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा निकल के आएगा, तो वो वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम बात की क्यूब का। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं प्रिज्मेटल का, यानी कि लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना है, 1। अगर लेंथ टू विड्थ रेशियो 1 है तो वो क्या बन गया, क्यूब ही बन गया। कट के कितना आ गया, 1 वैल्यू निकल के आ गया, तो 150 मिलीमीटर क्यूब ही बन गया, तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, स्ट्रेंथ फैक्टर 1 होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लेंथ टू विड्थ रेशियो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारे पास,
जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। वो वैल्यू क्या है, वो डायरेक्टली वैल्यू हम आपको बता दिए, ये टेबल का आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अगर हम लेंथ टू विड्थ रेशो को क्या करेंगे, कम कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा। किस तरीके से ये बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, उसका पूरा कहानी आपको मैं डायग्राम के फॉर्म में क्लियरली समझा चुका हूँ। क्लियर है? यही लॉजिक के कारण क्या होता है कि जो क्यूब का स्ट्रेंथ होता है, सिलेंडर का स्ट्रेंथ होता है वो 0.8 टाइम्स ज़्यादा निकल करता है क्यूब के स्ट्रेंथ से। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिख दिए, ऑल्सो स्ट्रेंथ सिलिंड्रिकल का स्ट्रेंथ जो है वो 0.8 टाइम्स किससे ज़्यादा होता है, क्यूब के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ आपको मार्क कर करके लिख करके, तो वो हर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, उनका मतलब को आपको अच्छे से समझ कर रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं हम, क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। और साथ ही साथ कुछ IAS कोड के रिकमेंडेशंस भी आपको बता चुका हूँ, जैसे ये सब था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं था हमारा, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो जब तक हम इसे नहीं समझ जाते तब तक हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर समझ में नहीं आएगा आपको एक बार देखने से तो दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का, इसको देखने के बाद ही आप उस चीज़ को देखिएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।